तो ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ग्रेविटेशन के चैप्टर में आपके पास जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो एक तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड का है। और उससे पहले जो है वो एक आइडिया आपको पहले भी, मतलब स्पेस से रिलेटेड और यूनिवर्स से रिलेटेड, ये आपके पास थ्योरी है कि जब एक प्लैनेट की बात की जाए, मतलब अगर हम नॉर्मल अपनी अर्थ की एग्जांपल लें, तो अर्थ जो है वो सब बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। ठीक है। तो इससे हमें एक आइडिया ये मिलता है कि नेचुरली आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कि आपके पास हर बॉडी दूसरी बॉडी पर अप्लाई कर रही होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। लेकिन क्योंकि अर्थ का साइज और मास उसका सबसे ग्रेटर है, अर्थ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उसके कंपैरिजन में अर्थ का जो स्पेस है, अर्थ का जो मास है, वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है। इस वजह से उसने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है। अगर अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाए, लेट सपोज एक सेकंड के लिए, तो हम उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे कि जिस बॉडी का मास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। और वो आपको पता है कि वो माउंटेन ही है जिनका मास सबसे हैवी होता है अर्थ पे। तो सब बॉडीज माउंटेन्स की तरह मूव करना शुरू कर देगी अगर इन केस हम अर्थ की ग्रेविटी को बिल्कुल जीरो मान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। और ग्रेविटेशन में एक चीज आपके पास डिफरेंट है, कि जिस तरह मैग्नेट और चार्जेस में होता है ना, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सिव फोर्स भी होती है, तो ग्रेविटेशन में कोई रिपल्शन नहीं होती, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। तो ये आपके पास एक क्लियर डिफरेंस होता है ग्रेविटेशन फील्ड में एज कंपेयर टू मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है, वो इसी से रिलेटेड डिस्कस करना है, और वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि आप इसको यूनिवर्स में किसी भी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसको किसी स्पेसिफिक उस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आप इसको किसी भी यूनिवर्स में किसी भी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो। और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि लेट सपोज अगर आप दो बॉडीज कंसिडर करते हो। ठीक है। एक बॉडी यहाँ पर है, लेट सपोज एक बॉडी हमने यहाँ पे कंसिडर की। अब फर्स्ट बॉडी का मास m1, सेकंड बॉडी का मास m2, और इनका जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे r से। तो इनके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसे हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिस तरह हमने बात की कि इनकी फोर्सेस अट्रैक्शन वाली होगी, तो ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये भी दूसरे प्लेनेट की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ताकि दोनों अट्रैक्शन फोर्स शो कर सके। ठीक है। और आप इसकी स्टेटमेंट लिखोगे तो स्टेटमेंट इसकी इस तरह से बनेगी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between two point masses is directly proportional to the product of their masses। क्योंकि अभी हमने बात की कि जो बॉडी हैवी होगी वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो डेफिनेटली जब दोनों बॉडीज के मासेस अपनी अपनी जगह पर हैं, तो वो आपके पास जब अट्रैक्ट करेंगे, तो जितना हैवी मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू देयर मासेस, टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो आपके पास उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सिंपल सा आइडिया है कि जितना दूर बॉडी होगी उतना कम अट्रैक्ट कर पाएगी। जिस तरह से आप मैग्नेट की एग्जांपल लेते हो कि मैग्नेट के करीब अगर आप एक कॉमन पिन रखो तो जितना क्लोज रखोगे मैग्नेट उसे जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। जितना दूर डिस्टेंस पे वो पिन मूव करती रहेगी उतना मैग्नेट की फील्ड वीक होती जाएगी और उतना मुश्किल होगा मैग्नेट के लिए उस पिन को अट्रैक्ट करना। ठीक है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह बनेगी। पहले पार्ट में हमने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली होगी उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो कंबाइन होने के बाद आपकी फाइनल इक्वेशन होगी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है अगर इसको हटा के हम कांस्टेंट ले आते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी कैपिटल जी, m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। और ये आपके पास फाइनल इक्वेशन होगी। सही है। जी तो सर, ये लेकिन आपका सर जी क्या है? हाँ, अब ये आपके पास जो जी की वैल्यू है ये एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट डिफाइन किसको कर रहे हैं? बेसिकली अब जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि ये यूनिवर्सल लॉ है, तो बेसिकली इसमें ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास सेम रहेगी चाहे आप किसी भी बॉडी पर अप्लाई करो यूनिवर्स में कहीं पर भी, और इसकी वैल्यू इक्वल होती है। ये आपके पेपर में भी लिखी होती है डेटा टेबल में। और ये कांस्टेंट रहती है चाहे कोई भी बॉडी यूज कर रहे हो आप। 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है। बाकी आपको पता है आर वहां पर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, मासेस दोनों डिवाइड हो जाएंगे केजी पर स्क्वायर। तो यूनिट इस तरह से आप खुद भी बना सकते हो। अगर वैसे ये वैल्यू गिवन होती है तो इतना कोई मसला ही नहीं है कि आपको याद रखना पड़े कि इसकी वैल्यू क्या थी। ठीक है। सर ठीक है। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। और दूसरी बात ये कि अगर हम अपने अर्थ सरफेस की बात करें, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको बहुत सारी जगह पे कैपिटल एम स्मॉल एम के रेफरेंस से भी मिलता है। मतलब जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको कैपिटल एम ले लो और जो स्मॉल है उसको एम ले लो स्मॉल। वरना आप किसी भी एक को कैपिटल एम से लिख लो, किसी भी एक को स्मॉल एम से लिख लो, तो उसमें होता है नंबर्स नहीं लिखने पड़ते, सिर्फ अल्फाबेट से काम हो जाता है। ठीक है। क्योंकि नंबर्स में ये होता है कि गलती से कभी गलत लिख दिया तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो इसलिए कैपिटल एम स्मॉल एम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी देख लेंगे किस तरह से आइडिया यूज किया जाता है। और अगर आप एक एग्जांपल लो अर्थ सरफेस की, लेट्स सपोज
कि लेट सपोज अगर हम अपने अर्थ सरफेस की बात करें और उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कितना ज्यादा मास का डिफरेंस आएगा। ठीक है, और ये इसका सेंटर से डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं RE। RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, यानी सेंटर से लेकर जो सरफेस, क्योंकि हम सरफेस पे हैं ना, सरफेस से लेके यानी बाउंड्री से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। ठीक है, तो यही आइडिया हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि ये आपके पास रेडियस। ठीक है, तो RE आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। और सेकेंडली, अब इसको हमने अर्थ सरफेस कंसिडर किया है जो ब्लू सर्कल है, और उसके ऊपर एक येलो बॉडी रखी है जिसको हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। और लेट्स सपोज अगर हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं कि जो मास ऑफ अर्थ है, अच्छा मास ऑफ अर्थ को आप कैपिटल M भी लिख सकते हो क्योंकि उसका मास ग्रेटर है, तो ये आपके पास इक्वल होता है। ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी गिवन होती है, वरना क्वेश्चन में गिवन होगी। सो 5.99। कुछ जगह पे राउंड ऑफ भी यूज करते हैं, 6 × 10⁻²4, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देखो, 5.99 इक्वल होती है। और लेट्स सपोज आपके पास जो बॉडी का मास है उसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो है 80 kg। ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस है वो इस बार रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है क्योंकि अर्थ का रेडियस चेंज तो नहीं हो रहा, तो वो 6.4 × 10⁻⁶। ठीक है, तो इतने मीटर्स पे आपको जो है वो रेडियस मिल जाएगा। और आपने क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फॉर्मूला आपके पास है, आप सिंपल अप्लाई कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते भी हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, क्योंकि इससे पहले आपने ग्रेविटेशन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। तो आप जो है वो इसका फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो इजी। और इस बार हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और कैलकुलेशन कर लो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और दूसरा ये कि आपके पास नॉर्मली जब इनको लिखा जाता है फॉर्मूला को, तो इसमें अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन का भी आइडिया देखेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि नॉर्मली तो हम इसमें माइनस साइन नहीं लिख रहे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखो कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई होती हैं तो बेसिकली वहां पर जब ऑपोजिट कॉन्सेप्ट आता है, तो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट का मतलब है हम माइनस साइन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो हमारे पास माइनस साइन भी आ जाएगा। और उस माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है। उस नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करवा रहे हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट जा रही होती हैं। तो अगर इस नेगेटिव साइन को आप एक्सप्लेन करना चाहो तो आप सिंपल एक्सप्लेन इस तरह से करते हो कि जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उन्हें हम हमेशा विद अ नेगेटिव साइन
ठीक है, क्योंकि आपके पास वही डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होती है, तो हम उसको नेगेटिव साइन मार्क कर देते ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर आपके पास अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट है। और इससे आगे हम डिस्कस करें कि इस अट्रैक्शन में और क्या आपके पास फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम बहुत बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। जब हम आगे एडवांस पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे ना, तो वहां पर ये नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फिर इक्वेशन समझने में मसला होता है कि अगर आपको नेगेटिव साइन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और आपके पास जो दूसरी बात हम यहाँ पर लिखेंगे वो ये लिखेंगे। अच्छा, जब दोनों बॉडीज में अट्रैक्टिव फोर्स होंगी तो अट्रैक्शन की वजह से होगा क्या कि वो दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है। जिस तरह से हमारा प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो सन की अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स है कि उसने सारे प्लैनेट्स को अपने अराउंड मूव करवाया हुआ है अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता क्या है कि नॉर्मली प्लैनेट्स और बॉडीज मोशन में होती हैं। मोशन में होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी उनकी रिप्रेजेंट हो रही होती है उससे। ठीक है। और ठीक है उसका सर। मतलब ये है कि आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो आपकी पोटेंशियल फोर्स होगी, या पोटेंशियल एनर्जी कह लो आप, वो लूज होना शुरू हो जाएगी। to lose their potential energy and causes them to do work। वर्क का मतलब आपको पता है कि मूवमेंट होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया हमारे पास ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। उसके आगे हम अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, क्योंकि अब हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से ये इफेक्ट होता है, तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड का ही है, क्योंकि अभी स्टार्ट में हमने कुछ बात की थी कि इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरह इसमें कोई रिपल्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें रिपल्जन का कॉन्सेप्ट ना होने का मतलब ये कि हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि और क्या प्रॉपर्टीज है इसमें। तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड और स्ट्रेंथ की, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड स्ट्रेंथ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो उसमें आपको आइडिया होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन सेम उसी तरह से होगी जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की हम लिखते आए हैं। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम डिफाइन करें, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को आप डिफाइन कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन इन स्पेस अराउंड अ मास where another mass experiences a gravitational force। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया।
और इस कॉन्सेप्ट में आप देखो कि सिंपल सा वही बात है जो हम बाकी में करते हैं कि जब आपके पास फील्ड की बात होगी, जिस तरह हम एक ग्राउंड की एग्जांपल लेते हैं कि जो भी स्पोर्ट्स होगा तो वो एक बाउंड्री में होता है, तो हम उसको फील्ड कह रहे होते हैं बेसिकली, मतलब क्योंकि वहां पर हमारे पास एक स्पेसिफिक बाउंड्री, एक लिमिटेशन होती है, उसमें रहते हुए सारी चीजें जो है वो लीगल और रूल्स में काउंट होती है। उसके बाहर जो भी होगा वो काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वो आपके पास फील्ड से बाहर है। तो सेम इसी तरह से एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां आपने, जिस तरह मैग्नेट की हमने बात की, कि मैग्नेट के क्लोज भी आप एक पॉइंट आएगा कि जहां से वो अट्रैक्ट करना ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है। तो जहां तक वो फाइनल अट्रैक्ट कर रहा है जिस पॉइंट तक, तो वो आपके पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। सेम इसी तरह से आपके पास अर्थ की भी फील्ड है, क्योंकि जब हम स्पेस में चले जाते हैं, मतलब बिल्कुल आप वैक्यूम में चले गए, तो वहां पर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होती। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये कि उसका भी एक लिमिटेड एरिया रीजन है कि जहां पर वो आपके पास फोर्स अप्लाई कर सकती है। और इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें से एक कॉन्सेप्ट ये है कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब भी आपको फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो वो सिंपल आपके पास फील्ड की डायरेक्शन से मिल जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्मॉल मास का मतलब वही है सेम, कि आपके पास जो बॉडी मास में ग्रेटर होगी वो स्मॉल बॉडीज पे फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है। और दूसरी बात ये, आपको याद होगा कि आपने ओ लेवल्स में भी किया था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे एक सर्कुलर करंट कंडक्टर के अराउंड, तो उसमें हम क्या करते थे कि जब सर्कल्स हम क्लोज क्लोज बनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता था कि फील्ड स्ट्रांग है। ऐसे ही था। जी सर। और अगर वो दो सर्कल्स के बाद हम तीसरा थोड़े ज्यादा रेडियस पे बनाते थे ताकि ये दिखा सके कि अब फील्ड वीक हो रही है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि जो गैप होता है आपके पास, वो गैप आपको बताते हैं कि फील्ड कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक, क्योंकि डायग्राम में हम रिप्रेजेंटेशन से ही शो करते हैं। सो द गैप बिटवीन फील्ड लाइंस टेल अस द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। और इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जब आपके पास गैप कम होगा, उसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रांग फील्ड होगी। जब आपका गैप बढ़ जाएगा, इसका मतलब है वीक फील्ड होगी। और दूसरी बात ये कि जब आप इसको स्ट्रक्चर वाइज चेक करोगे, तो अगर हम अपने ही प्लेनेट की बात करें तो अपने ही प्लेनेट पे आप सिंपल सी मार्किंग करोगे तो सब अट्रैक्शन फोर्स दिखाएंगी, तो वो टुवर्ड्स द अर्थ ही होगी। क्योंकि अर्थ सब बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही शो करेगी। ठीक है। और फिर आपके पास अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो, लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है। तो आपको पता है कि सेंटर से लेकर इसका जो डिस्टेंस होगा,
अब ये ऑब्जेक्ट फील्ड के अंदर है, ठीक है। फील्ड के अंदर होने का मतलब ये कि ये इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर ये इसकी फील्ड के बाहर होगा तो इसका मतलब है कि वो आपके पास अब अप्लाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम फील्ड से बाहर चली गए, ठीक है। तो ये सिंपल सा ठीक है कॉन्सेप्ट। सर। और फर्दर आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करोगे, तो अभी हमने बात की ग्रेविटेशनल फील्ड। जब हम किसी और बॉडी के साथ इसको कंपेयर करेंगे कि अब लेट सपोज ये मास एम रखा हुआ है कि इस पे बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है अर्थ की, या कोई भी बॉडी है, तो बेसिकली आप जितना ज्यादा क्लोज हो गया, आपको पता है आपके पास फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। अभी जिस तरह हमने लिखा कि लेस गैप होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, और जितना आप दूर जाओगे आपका गैप बढ़ता रहेगा, आपका रेडियस बढ़ता रहेगा, तो आप पर फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी। तो इसी चीज को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को अगर आप एक्सप्लेन करोगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि इट इज द फोर्स पर यूनिट मास एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। तो आपके पास जब एक मास की बात हो रही है, ठीक है, तो उस मास पे जितनी फोर्स अप्लाई होगी उसे हम सिंपल कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। जी सर। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। और अगर डेफिनेशन को आप रेफर करते हुए इसका फॉर्मूला लिखो, तो आपको फॉर्मूला भी याद आ जाएगा कि ये किस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो ये सिंपल स्मॉल जी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम यूज करते आए हैं, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो ये आपके पास एफ ओवर एम के इक्वल होता है। और लेट्स सपोज अगर आप इसमें एफ की जगह पर ये ग्रेविटेशन वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर वाली। तो लेट्स सपोज अगर हम इसमें एफ की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये हुआ कि हम एफ को रिप्लेस करवाते हैं इसकी वैल्यू से, और जी इक्वल हो जाएगा G m m ओवर आर स्क्वायर। और जो m पहले से है आपके पास डिनोमिनेटर में, वो अपनी जगह पर रहेगा। तो आप इसमें ये देखो कि स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला बच रहा है वो है G इज इक्वल्स टू Gm ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है। अब ये कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास बनते जा रहे हैं, और ये फॉर्मूलाज जो है वो हम आगे अब सर्कुलर, अब आप देखो इसमें भी हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं ना, रेडियस की बात हो रही है। तो हम इस प्लैनेट की अगर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन आ जाएगा। तो अब हम जो क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप देखना कि हर क्वेश्चन में वो आपके पास पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन आपके पेपर में मोस्टली वो ग्रेविटेशन और सर्कुलर मोशन को लिंक करके पूछ रहे होंगे कि एक प्लैनेट मूव कर रहा है तो आप इसमें प्रूफ करके दिखाओ कि इसमें फोर्सेस कौन सी है, किस तरह एक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें। और अगर आप इस फॉर्मूला में जी और एम को कंसिडर करो, तो जी और एम तो कांस्टेंट है, ऐसा है, क्योंकि आपके पास जी और एम ये दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है, क्योंकि जी की वैल्यू अभी हमने देखी, कैपिटल एम जो है वो अर्थ का मास होगा और वो भी कांस्टेंट है।
तो जब दोनों बॉडीज दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मोस्टली किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ आपके डिस्टेंस पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। जी सर। और दूसरी बात ये कि अगर आपसे पूछा जाए ये स्केलर है या वेक्टर तो क्या लिखोगे? सर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जी, स्केलर होगी सर या ये वेक्टर होगी ना। वेक्टर होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फोर्स का कॉन्सेप्ट है और डायरेक्शन की भी हमने बात की है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जब तक आप इन्फिनिटी पे नहीं पहुंच जाते, मतलब एक आप इनफाइनाइट पॉइंट ले लो, क्योंकि अब हम अर्थ से कितना दूर जा रहे हैं, अब हम ऐसे तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर एक इन्फिनिटी पॉइंट ले लो कि मैक्सिमम जो फील्ड आखिरी जहाँ पर होगी, तो वहां तक आप जाओ तो वहां पर भी ग्रेविटी की वैल्यू एक्ट कर रही होगी बॉडी पे। उसके बाद फिर इन्फिनिटी के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने लिखा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का एक रीजन होता है स्पेसिफिक, उस रीजन में रहते हुए आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। और इसके अलावा अब आपके पास ये जो फॉर्मूला हमने G इज इक्वल्स टू G m/r² लिखा, वो कभी कभी ये भी शॉर्ट ड्राइव करने को देते हैं। वरना ये है कि अब आपके पास ये चीजें बहुत यूज होंगी और ये लिंक होती जाएंगी आपके पास सर्कुलर मोशन के साथ भी, जैसे जैसे आप इन्हें डिस्कस करते जाओगे। और मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। अब आपके पास ये किसका क्वेश्चन है? उसने देखो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा ये स्टेट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें आपने सिंपली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कॉपी पेस्ट करना है, जो अभी हमने लिखा था। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस प्रोडक्ट ऑफ द मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस द। बिटवीन देम। ठीक है, तो आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, वो 2 पॉइंट्स बताने के आपको 2 मार्क्स देगा, और चाहो तो एंड में फॉर्मूला भी लिख दो ब्रैकेट में, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखो वो आपसे क्या कह रहा है कि उसने एक सिचुएशन दी है, और उस सिचुएशन में आपसे ये पूछ रहा है कि लेट्स सपोज आपके पास प्लेनेट नेपच्यून है और उसके पास 8 मून्स हैं, और उन मून्स को सैटेलाइट कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मून्स हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट होती हैं बेसिकली। ठीक है, और वो आपके पास एक सर्कुलर पाथ में उसमें ऑर्बिट कर रही है, जिसका रेडियस आर है, टाइम पीरियड कैपिटल टी है। और उसके बाद assuming that Neptune and each moon behave as a point masses show that R and T are related by the expression। अब उन्होंने कहा है कि आपने ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, और मून को और प्लैनेट को हमने एक पॉइंट मास कंसिडर कर लिया, इसका मतलब है हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें पता है ये चीज ड्राइव कैसे होगी। सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर प्लैनेट है और हम उसके साथ एक मून को कंपेयर करें, तो जब मून वहां पे मूव करेगा, तो आपके पास एक सर्कुलर मोशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, सर्कुलर मोशन का मतलब ये कि आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से आपको क्या मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मतलब नॉर्मली हमने डिस्कस किया था कि थ्रेड के साथ हम स्टोन बांधते हैं, लेकिन प्लैनेट्स के बीच में कोई थ्रेड या स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आपके पास वो ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो प्लैनेट आपके पास या मून्स आपके पास प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट भी ना करें। सही है, तो बेसिकली हम सर इसको। तो हम लोग हम्म
सर तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह अज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको ये कहते हैं कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना प्लैनेट्स में, वो हमें ग्रेविटी की वजह से मिल रही है। यानी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। ठीक है। उसके बाद आप सिंपल इनकी फॉर्मूलाज लिखो। ओवर आर स्क्वायर, और दूसरा आप एम आर ओमेगा स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, वरना एम वी स्क्वायर ओवर आर वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बस उसमें वी की जगह पर आपको उसको पाई में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम रेडियंस वगैरह की वैल्यूज सारी डिस्कस की थी। मतलब अगर आप बेसिक फॉर्मूला वी स्क्वायर वाला लिख लो, तो ये इक्वल होगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। आर और आर की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। और एम भी कैंसिल हो जाएगा, और वी की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई r/t। ये हमारे पास v की जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा, और इसको हम कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है। और फिर जब आप जी फाइनल सर। ड्राइव करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने बेसिकली v की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। और v की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में हमने डिस्कस किया था। 2 पाई r/t। 2 पाई ओवर टी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पे रेडियस की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो 2 पाई r/t, वरना आपको याद होगा ये 2 पाई f के इक्वल होता है, और f इक्वल होता है 1/t के। तो वहां से हमने इसको सिंपल ड्राइव करके v की जगह पर 2 पाई r/t लिखा। और 2 पाई r/t का मतलब ये कि अब आप इस पे स्क्वायर वगैरह सब कंप्लीट करके देखो, तो ये जी एम एम के साथ आप एन लिख लो, क्योंकि प्लेनेट नेपच्यून की बात हो रही है। एन नेपच्यून को रिप्रेजेंट करेगा। ओवर आर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। और बस अब आप इसे अरेंज कर लो, अरेंज है ऑलरेडी, बस आर को मल्टीप्लाई करना और आपके पास फाइनल क्वेश्चन ड्राइव हो जाएगी। जी एम एन इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ओवर टी स्क्वायर। ठीक है। आपके पास देखो इक्वेशन जैसी थी वैसी आपने ड्राइव कर ली। ठीक है। देखो 3 मार्क के लिए था, बहुत सिंपल। और ये वाला जो पार्ट है ना, कंपेयर करना कि ग्रेविटेशन की वजह से आपको जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, ये वाला पार्ट तो आपको बहुत बार मिलेगा पेपर्स में। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली होता ठीक ही है सर। अब दोनों प्लैनेट्स के बीच में सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और कोई भी नहीं है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके पास प्लैनेट जो है वो ऑर्बिट कर रहा होता है। जिस तरह अभी हमने सन की बात की थी कि सन के अराउंड सब मूव कर रहे हैं, क्योंकि सन का मास सबसे ग्रेटर है प्लैनेट में और सोलर सिस्टम में, तो इसलिए सब उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। अगर कोई और हैवी होता तो सब उसके अराउंड मूव कर रहे होते। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ मून का डाटा दिया आपको। एक मून का नाम लिखा है मून ट्रिटॉन, और दूसरा जो है वो ऑर्बिट कर रहा है नेपच्यून पे। और एक और मून है ओबिरॉन, वो भी ऑर्बिट कर रहा है दूसरे प्लैनेट को, वो है यूरेनस। ठीक है। दो अलग अलग प्लैनेट्स के डाटा आ गए यहाँ पर। ठीक है। उन्होंने टेबल में सिंपल कर दिया कि एक का रेडियस भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है, और दूसरे का भी रेडियस गिवन है और टाइम पीरियड भी गिवन है। और क्वेश्चन देख लेते पहले क्या है। अब वो कह रहे हैं कि आपने इनका रेशो निकालना है।
दोनों के मास का रेशियो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब दोनों के मास का आपने अगर रेशियो निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? वैल्यूज आपके पास ये हैं, कंपेयर करना है आपने मास। आइडिया कैसे कर सकते हो? ठीक है सर, ये आसान है। हम्म। हमने जो ऊपर फॉर्मूला बिल्कुल। डिराइव किया था, हम्म। इसी को हम लोग 2 बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो पहले जी आप बोलो। पहले हम लोग नेपट्टून का रेडियस और पीरियड ऑफ ऑर्बिट लिखेंगे। उससे फिर हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। सो नेपट्टून का मास। फिर हम हम्म। लोग यूरेनस के लिए भी ऐसे ही करेंगे। फिर ठीक है, दोनों को हम लोग रेशो कर लेंगे। कर लेंगे। सही है। ठीक है। तो समझ आ गया आपको सिंपल किस तरह। और नॉर्मली इसमें यही होता है कि जो इक्वेशन उन्होंने आपको दी है उसी के रेफरेंस से आपको जो है वो वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है। मतलब अगर आप इसमें से 4 पाई स्क्वायर हटा दो, वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो दोनों में एक जैसा ही आएगा, उसने वैसे ही कैंसिल हो जाना है, उसको लिखकर कोई फायदा ही नहीं है। तो बेसिकली आपके पास R³ इंपॉर्टेंट है और T² इंपॉर्टेंट है। जी की वैल्यू भी हटा दो, वो भी दोनों में सेम ही आएगी, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो बेसिकली हम इसको सिंपल करते हैं। और सिंपल करने में आपने बस इतना सा करना है कि जब आप इसका वैल्यू यूज कर रहे होगे, लेट सपोज पहले नेपच्यून के लिए अगर हम निकाल रहे हो, तो हमारे पास इक्वेशन थी अभी जो हमने फाइंड की, GM इज इक्वल्स टू, इसमें से अगर हम सिर्फ कांस्टेंट को हटा दें, इसको भी हटा देते हैं, इन दोनों को भी हटा देते हैं। ठीक है। तो बाकी क्या बचा है आपके पास? तो सिर्फ ये दोनों वैल्यूज चाहिए हमें। ठीक है। और इनका स्क्वायर और क्यूब चाहिए। और अगर आप दोनों के मासेस के कंपैरिजन की बात कर रहे हो, तो बेसिकली आपके पास कंपैरिजन इस तरह से बनेगा, मास ऑफ नेपच्यून डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरेनस इज इक्वल्स टू, अब आपके पास R³ का मतलब है रेडियस का क्यूब। आपके पास जो नेपच्यून का रेडियस है वो कितना है? 3.55 इंटू 10⁵ ठीक है। वो हम ना भी लिखे क्योंकि वो नीचे भी है, ऊपर भी है, वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगी। तो 3.5 को हम डिवाइड करेंगे 8.3 से, तो दोनों का रेडियस कंपेयर हो जाएगा। रेडियस ऑफ नेपच्यून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ यूरेनस, जो भी इनका मून था, उस पे आ जाएगा क्यूब, डिवाइडेड बाय, अब दोनों का टाइम पीरियड देखो, एक का 5.9 है और दूसरा 13.9 है। ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 5.9 डिवाइडेड बाय 13.5। इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके क्यूब कर लो, नीचे वाली की वैल्यूज को डिवाइड करके स्क्वायर कर लेंगे, फिर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट है, और ऑलमोस्ट इसका आंसर जो है वो 1.18 के इक्वल आएगा, और राउंड ऑफ 1.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। वो आप कंफर्म कर लेना इसको सॉल्व करके कि आंसर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है।